एवरीवन, वेलकम टू एसके कंसर्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम अपनी एसएसटी का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग शुरू करने वाले हैं। एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर इन विच आई एम गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज ऑन दिस चैनल। तो फटाफट से बता देता हूँ इस चैनल पे हम क्या क्या करेंगे। हम इस चैनल पे साइंस प्लस एसएसटी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। और एसएसटी का इफ यू आस्क क्या सीक्वेंस रहेगा, डेट इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल साइंस, जो कि आज से हम शुरू करने वाले हैं। दैट वेरी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द ज्योग्राफी, देन वी आर गोइंग टू डू द इकोनॉमिक्स, एंड देन लास्टली वी आर गोइंग टू डू द हिस्ट्री। और साइंस का क्या सीख कर रहेगा, साइंस में तो हम भैया चैप्टर वाइज ही रहेंगे। और इसकी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। आई हैव एक्सप्लेन्ड chemical reaction. What is a chemical reaction? I have explained there. Okay, so now coming back to the chapter. सो गाइस, इस चैप्टर में 60% तो केस स्टडीज, सॉरी केस स्टडीज ही दी है बेल्जियम और श्रीलंका की। तो इस लेक्चर में हम केस स्टडीज के बारे में जानेंगे। श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हुआ था, उसके क्या सॉल्यूशन दिखाए थे, क्या आउटकम्स रही थी, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह रैप अप कर देंगे, जिसमें हम पावर शेयरिंग के टाइप्स और इंपॉर्टेंस और इन सबसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली रिमेनिंग 40% होगा इस चैप्टर का। सो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो चैप्टर में डाइव करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली इज पावर शेयरिंग। व्हाट एक्चुअली इज पावर शेयरिंग? सो पावर शेयरिंग को हम ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक लेवल के लिए तीन कैटेगरी में कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे को करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। तो लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, वन इज डेमोक्रेसी, लाइक इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजियस बेस्ड पावर शेयरिंग और रिलीजियस बेस्ड फ्रेमवर्क। और नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो हमारा इंडिविजुअल होता है, जो हमारा बोर्ड होता है, जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहा होता है, उसकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं, दैट मैटर्स, दैट इज इंडिविजुअल आइडियोलॉजी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में किसी की आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। आइडियोलॉजी मैटर्स ऑफ द होल कंट्री, लाइक ईच एंड एवरी एथनिक ग्रुप, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव ए से इन द डिसीजन मेकिंग। हाउ? बिकॉज वी इलेक्ट आर लीडर, वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। दैट्स हाउ नो individual or no single ethnic group is responsible for making the discussion decision of the country। और रिलीजियस बेस में क्या होता है, रिलीजियस बेस जैसे ईरान, इराक ऑल्सो, और सम वॉट एक्सटेंड अफगानिस्तान ऑल्सो। इनमें क्या होता है कि जो हमारी होली बुक्स होती हैं, जो वहाँ के मेजोरिटी रीजन की होली बुक्स होती हैं, जो उसमें रिलीजियस फ्रेमवर्क दिया है, दे लाइक ऑल फॉलो दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न देयर कंट्री। सो उनकी रिलीजियस बेस्ड आइडियोलॉजी हो जाती है। नाउ मैं बहुत रिपीटेडली एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, लाइक व्हाट एक्चुअली इज आइडियोलॉजी। तो जो हमारी आइडियोलॉजी होती है, इसका मतलब होता है कि हाउ ए सेट ऑफ पीपल थिंक ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल रूल्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कंट्री। लाइक कुछ लोगों का सेम दिमाग होगा ना किसी चीज को लेके, तो वही उनकी आइडियोलॉजी हो जाती है, वही उस ग्रुप की आइडियोलॉजी हो जाती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब मैंने एक और शब्द यूज करा, व्हाट एथनिक, एथनिक ग्रुप्स, एथनिसिटी। व्हाट एक्चुअली एथनिसिटी मीन्स? तो उसकी डेफिनेशन होती है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, लाइक पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज अमंग देम। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, डेफिनेशन तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी सी बस। लाइक एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर। एग्जाम्पल, इंडिया में तो इतना नहीं होता है, बट व्हेन यू think about Europe and USA, they have communities, they have group of people living together or in a same area on base, just on the basis of their skin color। बिकॉज इसके कई रीजन होते हैं, जैसे उनको रिप्रेस्ड करा गया और उनकी सेम आइडियोलॉजी होगी, दे फील सेफ टुगेदर, मतलब जो भी उनके रीजन है उसके बेसिस पे। हमारा नेक्स्ट हो सकता है बेस्ड ऑन रिलीजन। ये तो बहुत कॉमन है यार, आई डोंट
थिंक कि मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल माइंडसेट। नाउ व्हेन आई से ऑफ पॉलिटिकल माइंडसेट, मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक उठा रहा हूँ। अब मैं इसको तो फटाफट से छोटी सी समरी दे देता हूँ। लाइक whole country, whole world's mindset is divided into basically two wings. What are wings? That is left wing and right wing. अब राइट विंग और लेफ्ट विंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो देखो, हिस्ट्री में एक आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वेरी गुड इफ यू ऑलरेडी नो दिस। इफ यू डोंट वरी, वी विल डू। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो उनका पार्लियामेंट था, तो पार्लियामेंट में जैसे बीच में एक रास्ता था, तो लेफ्ट साइड कुछ लोग बैठते थे और राइट साइड कुछ लोग बैठते थे। तो जो लेफ्ट साइड लोग बैठते थे उनका कहना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि एवरीवन शुड हैव इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज। और जो हमारे राइट साइड लोग बैठे थे उनका कहना था ना, इकोनॉमिक एडवांसमेंट शुड बी देयर। तो मतलब कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास दिमाग है, वो अमीर हो जाए, क्या दिक्कत है? और लेफ्ट वाले कहते थे नहीं भाई, सबको एक जैसा इक्वल होना चाहिए, जो गरीब है हमें उसको जमीन देनी चाहिए। और एक बेसिकली राइट विंग वाले कहते थे कि नहीं, जो गरीब है वो है, उसकी दिक्कत हमें क्या है ऐसे करके वो कहते थे। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग हो गया। अब लेफ्ट विंग कंट्रीज होती है हमारी, जैसे रशिया हो गई, और जो पहले सोवियत यूनियन था डेट इज ऑल्सो लेफ्ट विंग, क्योंकि दे बिलीव इन इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज। और जो हमारा राइट विंग था, उसका एग्जांपल है ऐसे यूएसए। यूएसए इज वेरी कॉर्पोरेट कंट्री, वहां पे सिर्फ पैसा मायने रखता है। माइंड इट। इंडिया मिक्स कहलाती है दोनों की। इंडिया है बोथ लेफ्ट विंग एंड राइट विंग माइंडसेट्स। बट जो प्रॉपर राइट विंग का एग्जांपल है डेट इज यूएसए। तो इसका इस चैप्टर में बेसिकली आगे कुछ रिलेशन है नहीं, इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज। अगर आपको कोई कहे लेफ्ट विंग और राइट विंग, नो, यू ऑल नो व्हाट इज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। ओके। सो ये नेक्स्ट पे हम अपने चैप्टर पे वापस आ जाते हैं, जिसमें हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस जैसे कि मैंने बताया था, बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टडी कंप्रोमाइज अबाउट 60% ऑफ द चैप्टर। नाउ द चैप्टर्स मेन पार्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो देख रहे हो ये गाइस, ये मैंने वर्ल्ड मैप में बेल्जियम लगाया, कितना छोटी सी कंट्री है ये। सो यस, दिस इज बेल्जियम। इट इज सिचुएटेड इन द यूरोप, और इसकी पॉपुलेशन है एनी गेसेस अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। यू गाइस नो हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.54 करोड़। बेल्जियम इससे आधे से भी कम है। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी, उसकी पॉपुलेशन है 24.5 करोड़। ये हमारी पॉपुलेशन है। और नेदरलैंड हमने बॉर्डर मेनली शेयर करती है फ्रांस। बेल्जियम शेयर करती है हमने बॉर्डर मेनली फ्रांस से, नेदरलैंड से, और अपना जर्मनी से। यस, इन तीन मेन कंट्री से करती है, और एक और कंट्री लक्समबर्ग। हमें उसके बारे में जानने की यहाँ पे कोई खास जरूरत है नहीं। और जो हमारी बेल्जियम की कैपिटल है, इट इज कॉल्ड एज ब्रसल्स। BRUSSELS। BRUSSELS, ब्रसल्स। इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। नाउ, डिवीजन ऑफ बेल्जियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये मैंने मैप एनसीईआरटी से लिया है। तो यू कैन सी दिस दिस region constitute 1% of German speaking. This constitutes 59% of the Flemish speaking region, which is Dutch speaking. Sorry, Flemish region, which constitute about Dutch speaking. They are 59%. और ये जो red वाला है, it compose about French speaking region, Walloon. It is 40%. ओके, तो हमारा मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। फ्रेंच स्पीकिंग रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ द होल कंट्री, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज वलून। WALLON, वलून। डच स्पीकिंग रीजन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं डच स्पीकिंग रीजन को? फ्लेमिश। इट कॉन्स्टिट्यूट्स, सॉरी, 59% ऑफ द टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन। और जर्मन कितनी होगी हमारी, मैंने अभी बताया, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1%
ऑफ द टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन। अब देखो, ये जो ये जो आप देख रहे हो ओरिजोन का, इट इज द कैपिटल ब्रसल्स। कैपिटल में जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग है, जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग है, इट इज 80%। यस, पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में, लेकिन कैपिटल जो मेन एरिया होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पे दे आर 80% डोमिनेट। और जो हमारा डच स्पीकिंग है, दे आर 20% इन द कैपिटल रीजन। जो पूरी कंट्री में डोमिनेटिंग है, वो कैपिटल में माइनॉरिटी है, और जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी है, वो कैपिटल में मेजॉरिटी है, काफी अच्छी मेजॉरिटी है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आई? देखो, जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग थी, जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली, जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डोमिनेट थी। और जो भैया जिसके पास पैसा होता है वो गवर्नमेंट में भी ज्यादा शेयर रखता है। तो इसकी वजह से जो उनका रिप्रेजेंटेशन, जो उनकी वॉइसेस थी गवर्नमेंट में, वो काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेड थी हमारी, इकोनॉमिकली डोमिनेट, इकोनॉमिकली डोमिनेटिंग थी, और इसकी वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा था। तो जो इसकी वजह से जो हमारी डच स्पीकिंग थी, दे फेल्ट रिप्रेस्ड। उनको लाइक दे फील लाइक दे डोंट हैव say in decision making in the government, they don't have say in गवर्नमेंट। तो इसके चलते वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे और ये होने लगे। तो इससे पहले कि ये एक अगली फेस ले ले, तो वहां की गवर्नमेंट ने क्विकली थिंक करके इसके सॉल्यूशंस निकाले, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, जो एक्चुअली में सॉल्व हो भी गई। तो उनके सॉल्यूशंस क्या निकाले? दे नंबर वन, दे got a rule, they amended their constitution. What is amendment? Amendment is changing the constitution. They amended the constitution in such a way to have equal representation in the central government, in the central government। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे? दे got equal number of MPs from French एंड डच इनटू द पार्लियामेंट। उन्होंने अपने पार्लियामेंट में इक्वल नंबर ऑफ एमपीस रखे फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग विच आर माइनॉरिटी एंड डच स्पीकिंग विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द होल कंट्री। तो इसकी आउटकम क्या रहा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही? इसकी इंपॉर्टेंस ये रही कि जो हमारे दोनों एथनिक ग्रुप्स थे, उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, बिल्ड ट्रस्ट, कि हाँ भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में। ट्रस्ट अमंग माइनॉरिटीज। और दूसरा आउटकम क्या हुआ कि इट प्रिवेंटेड मेजॉरिटी डोमिनेशन। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, इन्होंने काफी सारे सॉल्यूशंस करे, हम हाँ एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका सेकंड सॉल्यूशन करा म्यूचुअल कंसेंट रूल। व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट रूल? म्यूचुअल कंसेंट रूल, व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट रूल? कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे हमारे कंट्री के, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दे वुड रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। अगर किसी ग्रुप का सपोर्ट नहीं है तो वो रूल नहीं बनेगा। अगर किसी ग्रुप का रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं है तो वो रूल नहीं बनेगा। इफ अ रूल टू बी पास्ड, बोथ डच एंड फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट गिव देयर असेंट। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हमारे, इसका इम्पोर्टेंस क्या हुई? इसकी इम्पोर्टेंस ये हुई कि नो ग्रुप फील लेफ्ट। और जो हमारी दूसरी इम्पोर्टेंस हुई कि डिसीजंस बिकम इंक्लूसिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी दोनों ग्रुप्स थे, उनका इक्वल इंक्लूजन हुआ डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो यहीं पे अब हमारे इनके सॉल्यूशंस नहीं रुके, तो इन्होंने थर्ड एक और रूल चेंज करा, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट।
वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो हमारे जर्मन स्पीकिंग है, जो हमारी डच स्पीकिंग है, कि भाई तुम अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ जिसमें तुम तीन चीजों के डिसीजन लो खुद से। लाइक वी विल नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट टू इन योर डिसीजन मेकिंग। और तीन वो थे एजुकेशन, लाइक यू गाइस कंट्रोल योर ओन एजुकेशन, यू गाइस कंट्रोल योर ओन कल्चर, यू गाइस कंट्रोल योर ओन लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। अब इन्होंने एक और यहाँ पे, अभी इनका खत्म नहीं हुआ है भाई, अब इन्होंने यहाँ पे एक और निकाला, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या हुआ कि जो हमारे तीन रीजन थे जो अभी हमने पढ़े थे, दैट इज फ्लैंडर्स, फ्लेमिश, फ्लेमिश जो भी हमने पढ़ा, दैट इज फ्लैंडर्स, वेलोनिया और ब्रसल्स जो हमारी कैपिटल है। यहाँ पे इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट बना दी और इन्होंने इनको ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी इज फ्री थिंकिंग और एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग पावर टू सम एक्सटेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, लोकल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने इन तीनों चीजों में इनको ऑटोनॉमी दी। अब इससे क्या हुआ कि जो पावर है उसकी डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट इकलौती रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट पे भी पावर है, कम्युनिटी गवर्नमेंट पे भी पावर है, तो जो पावर का डिवीजन हो गया। और इन्होंने एक और चीज करी कि जो हमारा ब्रुसेल्स है वहां पे स्पेशल पावर शेयरिंग लाई। स्पेशल पावर शेयरिंग क्या लाई कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ ग्रुप्स इन द ब्रसल्स। जो हमारा ब्रसल्स रीजन है, जो हमारा कैपिटल रीजन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेशल गवर्नमेंट इन कैपिटल विद बोथ इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन गवर्नमेंट। तो जो हमारा कैपिटल रीजन है वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया दोनों ग्रुप्स का ब्रसल्स की गवर्नमेंट ने। तो ये जो हमारा काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा, लेकिन इसने इसका जो काम था राइट्स को रोकना, दोनों ग्रुप्स को ये फील कराना और ये पावर देना कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, उस पे ये 100% काबिल रहा। नाउ अब ये इसको हम कहते हैं एफिशिएंट गवर्नमेंट और एफिशिएंट थिंकिंग बाय द गवर्नमेंट। अब हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखेंगे, हम एंटोनिम देखेंगे कि भाई श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका इज वे आर वेरी डियर नेबर, जिससे हमारा काफी पुराना रिलेशन है रामायण का। तो उन लोगों को तो पता भी होगा कि रामायण में श्रीलंका गए थे राम जी। और लेकिन अब वहाँ का हाल देखो क्या हो गया है। वी विल सी कि अब वहाँ का हाल क्या हो गया है। नाउ कमिंग टू श्रीलंका, श्रीलंका की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। नाउ कंपेयर इट विद हरियाणा एंड यूपी, कुछ भी नहीं है यार। और श्रीलंका का बॉर्डर क्या है? श्रीलंका का जो बॉर्डर है मेनली इंडिया से ही है, कोई लैंड से कुछ कनेक्टेड नहीं है। इट इज ए काइंड ऑफ आइलैंड इन दी ओशन। तो इसका किसी से बॉर्डर नहीं है। जो इसका नियरेस्ट और इकलौता नेबर है ओशनिक सेंस में, वो सिर्फ इंडिया ही है। और जो उसकी कैपिटल है वो है कोलंबो। और जो इसका एथनिक डिवीजन पे आते हैं, तो जो सिन्हाला स्पीकर हैं पूरी कंट्री में, दे कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो तमिल स्पीकिंग है दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब तमिल स्पीकिंग भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारे। डेट आर श्रीलंकन तमिल, डेट इज नेटिव टू श्रीलंका। वन मोर थिंग, श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948, हमारे 1 साल बाद दे बिकेम इंडिपेंडेंट। और जो इंडियन तमिल हैं दे आर माइग्रेंट्स, दे ट्रेवल टू लंका
फॉर वर्क। और जब वो 1948 में वहां पे उनको इंडिपेंडेंस मिली तो वो वहीं सेटल हो गए। तो देख रहे हो, यू कैन सी ऑल्सो बाय द मैप कि ये जो येलो पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट सिन्हालीज और सिन्हाला स्पीकिंग। और तो इनकी कितनी ज्यादा मेजोरिटी है, और जो तमिल स्पीकिंग है दे आर डिवाइडेड, कि कुछ यहाँ पे आउटर रीजन में रहते हैं, कोस्टल रीजन में, और कुछ सेंटर में रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, मतलब दे आर डिवाइडेड। तो क्या हुआ कि जब वहाँ की गवर्नमेंट बनी तो ऑब्वियसली दे गॉट डोमिनेटेड बाय दिस सिन्हाली स्पीकिंग। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ तमिल स्पीकिंग के साथ। तो जो वहाँ की सिन्हालीज गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने क्या करा, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज की वहाँ का जितना भी गवर्नमेंट काम होगा, वहाँ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होगा, वो सिन्हाला लैंग्वेज में ही होगा। और सेकंड इज कि जो प्रेफरेंस होगी टू सिन्हाला पीपल इन जॉब एंड एजुकेशन। और जो तमिल कल्चर था ये उसको बिल्कुल मुंह पे इग्नोर करते थे। तमिल कल्चर एंड पीपल वर इग्नोर्ड। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा उनके साथ गलत हुआ जो हमारे तमिल स्पीकिंग है। अब इसकी आउटकम क्या रही? तो इन लोगों ने तो देखो, इंस्टेड ऑफ पावर शेयरिंग गवर्नमेंट ने अपना डोमिनेट करने की कोशिश करी माइनॉरिटीज को। अब कौन कितने टाइम तक बिल्कुल दब जाएगा? तो क्या हुआ वहां पे 1970s और 1980s में वहां पे हुआ रिवोल्ट। और रिवोल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर। वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर ने रिजल्ट करा थाउजेंड्स ऑफ डेथ, thousands of death, political unrest, military dominance, और economic instability। तो यू कैन सी कि अगर पावर शेयरिंग अच्छी ना हो, पावर शेयरिंग में कमी हो, तो क्या रिजल्ट आ सकता है। और बाय थाउजेंड्स ऑफ डेथ आई एम मीनिंग एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं है, बट 70,000 प्लस डेथ्स हुई थी थ्री इस सिविल वॉर में। नाउ सिविल वॉर एंड कब हुई? हमेशा तो चलेगी नहीं। तो सिविल वॉर एंडेड इन 2009 ऑफिशियली। बिल्कुल देख रहे हो, कम से कम कितने 1970s 80s में शुरू हुई थी और 2009 में जाके सिविल वॉर खत्म हुई। और जो सिविल वॉर खत्म कैसे हुई कि वहां पे एक मिलिट्री अलायंस थी तमिल लोगों की, और एक ग्रुप था LTTE जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। पार्डन मी इफ मैंने गलत बोला हो, गलत प्रोनाउंस करा हो। तो LTTE मींस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। इनकी डिफीट हो गई, इन्होंने अपनी डिफीट मान ली। बट द वॉर एंडेड, माइंड माय वर्ड्स, द वॉर एंडेड मिलिटरली, बट नॉट ऑल इश्यूज वर सॉल्व पॉलिटिकली। और इसकी आउटकम तो मैंने बताई, 70,000 प्लस डेथ हुई, लोगों के घर छीन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, रोड स्कूल हॉस्पिटल सबका लॉस हुआ, लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया। और अभी कुछ साल पहले तो श्रीलंका कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गया था, उसने बोल दिया था कि हम पे अब पैसा नहीं है किसी को देने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। और अभी तक वहां पे सिन्हाली जो डोमिनेटिंग है दे रूल, और तमिल स्टिल वहां पे रिप्रेस्ड होते हैं। देखो अब 2026 है, स्टिल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन occur there. Okay, so Sri Lanka shows us that ignoring diversity and suppressing minorities can lead to long-term violence and political instability. नाउ श्रीलंका ने देखो वॉर जीत लिया,
बट द डीपर चैलेंज ऑफ यूनिटी स्टिल रिमेन्स। और यहीं पे अगर हम बेल्जियम का एग्जांपल दें, उन लोगों ने दिमाग लगाया और सॉल्यूशंस निकाले और कितनी अच्छी उन्होंने पॉलिटिकली पावर शेयरिंग करी और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही फ़र्क होता है कि गवर्नमेंट अगर लोगों के भलाई में काम करे तो क्या रिज़ल्ट आता है और ना करे तो क्या होता है। नाउ दिस मार्क्स द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर टिल। आई होप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम श्रीलंका वर्सेस बेल्जियम जो है, जो हमने इस लेक्चर में करा, इसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया से, ताकि हमें एक कंपैरेटिव स्टडी पता चले। और देखो इससे कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगी, लाइक फॉर फ्यूचर क्लासेस और फ्यूचर मान लो किसी डिबेट में जाते हो, यू विल नो ऑल अबाउट दिस। और हम अपना चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू so much guys for watching this video, and don't forget to subscribe for such awesome lectures in the future as well, in which we will start from zero and take you to the conceptual very best conceptual hero. So also don't forget to join the Telegram channel. The link is in the description, and